गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल हमारे प्यारे प्यारे नीट वॉरियर्स? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त। कैसे हो सभी लोग? बताइए खटाखट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए चलिए, आ गए हैं हमारे सारे प्यारे प्यारे नीट वॉरियर्स, हमारे प्यारे प्यारे नीट वॉरियर्स। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त। चलिए, गुड मॉर्निंग भूमि, शाना, नंदिनी, हरेंद्र, इंद्रजीत, सोनी, डीके, सुमित, मोहम्मद अनस, नरेश, नंदिनी, आरके, अबू, नूर, रागिनी, सारिका, भावना, ओम प्रकाश, प्रियांशी, अफजल, दिव्या, कुलदीप, कुलदीप, यतेंद्र। चलो चलो, आ गए हैं, आ गए सारे लोग, आ गए। हाँ, नि, नितेश, शुभम, मुस्कान, आयुष, कीर्ति, वैशाली, जूली, खुशबू, लक्ष्मी, मोनिका, आयुषी, राव, जुनेद, नंदिनी। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। आ गए हैं सब लोग सर। हम्म। देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका सेकंड पोर्शन, मतलब ट्वेल्थ वाला पोर्शन। और ट्वेल्थ वाले पोर्शन की आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बढ़िया हो, जोरदार हो, कैसे सभी लोग? शानदार शानदार शानदार। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया है। तो शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का सर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। आ जाइए सभी लोग। अब ध्यान से, काम की बात क्या है सर? काम की बात क्या है भाई? चीजें तो हम लोग सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन काम की बात गुरुजी क्या है? चलिए, देखो, 11th क्लास का जो रिवीजन है वो साथ में आपका चलना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं 11th क्लास की चीजों को आप लोग भूल जाओ। हाँ, जरूरी बातें खटाखट से एक बार। क्या जरूरी बातें हैं आप लोगों के लिए? सबसे पहली बात तो, हम्म 12th तो शुरू हो ही रही है सर। हाँ, जरूरी बात क्या है? 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें बीच बीच में। और रिवीजन आप अलग अलग रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास, वहां से कर सकते हैं, है ना। 11th के टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें बीच बीच में, है ना। आप चाहो तो अपनी यूट्यूब पे भी सीरीज चल रही है बेटा, है ना, वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कवर करते हैं, है ना। या फिर अलग अलग रिसोर्सेज आपके पास हो सकते हैं, पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, पुराने डीपीपीज को रिवाइज कर सकते हैं। आपने हो सकता है क्लास नोट्स बना रखे हो सकता है आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो उनके लिए, तो शॉर्ट नोट्स की हेल्प से भी वहां से किया जा सकता है बेटा। बताइए, कर सकते हैं सभी लोग 11th के टॉपिक्स का रिवीजन? हाँ, बीच बीच में जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, मतलब कभी भी संडे हुआ या फिर, उन्हें भूलना नहीं है, ठीक है। और 12th जो चल रही है हमारी, जो 12th के टॉपिक्स हैं, 12th के टॉपिक्स को तो अच्छे से करना ही है अपने को। ऐसा नहीं है बाद में रिवीजन के लिए समय नहीं मिलेगा, बाद में रिवीजन के लिए आपको पूरा प्रॉपर समय मिलेगा, है ना। फिर भी बीच बीच में देखते रहें, कहीं पूरी तरह से कंप्लीटली सर खाली ना हो जाए मामला। हम्म पूरी तरह डब्बा गोल नहीं करने देना। 12th के टॉपिक्स को अच्छे से करें। अच्छे से करने का मतलब दो ही काम है अपने, भाई रोज के क्लास नोट्स को प्रॉपर तरीके से समझना है, रोज का होमवर्क रोज करना है। दो ही चीजें हैं यहाँ पे। हाँ सर, रोज का काम रोज का खत्म करना है।
कंप्लीट करें और डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्लियर है कि ये बात छोटी छोटी सी बात है, कोई मतलब कोई विशेष बात नहीं है, ये बात आपको सभी को पता है कि सर करना क्या है अपने को। 12th के अगर हम टॉपिक्स की बात करें, नहीं फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना बेटा जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है, फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ना आपको जरूरी नहीं है। तो यहां पे 12th क्लास में सर हमारी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक की अपन बात करें तो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दो पार्ट में इसको डिवाइड किया अपन ने। सर ये तो होगी सर फर्स्ट बुक, ये होगी बेटा सेकंड बुक। फर्स्ट बुक में जो बातें होंगी सारी चार्ज के बारे में होगी बेटा, है ना। ये पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन हो गया फर्स्ट बुक में। फर्स्ट बुक में कौन सा पोर्शन अपन कवर करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन कवर करते हैं, मतलब सारा चार्ज से शुरू होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक जाता है ना। मतलब सर मतलब ये हो गया, शुरुआत में पहला चैप्टर अपन क्या पढ़ेंगे सर, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, टॉपिक्स के नाम मुझे लिखवाने की अलग से जरूरत नहीं है। फिजिक्स के क्वेश्चन किस बुक से सॉल्व करें, आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, डीपीपी हो सकती है बेटा, पीडब्ल्यू के पीवाईक्यूज की बुक हो सकती है, और भी दूसरी बुक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। हाँ, यहां पे फर्स्ट बुक आप ये समझिए, ये जो फर्स्ट बुक है इसका पोर्शन है बेटा 60% और ये है हमारा 40% सिलेबस की अगर बात करें। ये 40% है, ये 60% वेटेज है। हाँ, क्या कह रहे हो आप लोग। डेली का काम डेली करते रहो, पिछले रिवीजन करते रहो बस। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। डेली का काम डेली करते रहो बेटा, है ना। चलो, तो पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है मेनली, और यहां पे क्या आती है बेटा, ऑप्टिक्स आती है प्लस मॉडर्न फिजिक्स आती है। ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन, है ना। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। यहां पे सर चार्ज के बारे में आ गया, सर मैग्नेट के बारे में आ गया, सारी चीजों के बारे में आ गया। हाँ, एयर के क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। फिर सेकंड बुक में सर, सेकंड बुक में बेटा आएगी आपकी ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स। ऑप्टिक्स में बेटा दो चैप्टर आते हैं आपके, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपके सर ड्यूअल नेचर आता है, एटम आता है, न्यूक्लियाई आता है, सेमीकंडक्टर को भी हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो लगभग हमारे कितने चैप्टर हो गए बेटा, 8 चैप्टर तो अपने फर्स्ट बुक में है मेनली, 8 चैप्टर इसमें है बेटा, 6 चैप्टर इसमें है, 14 चैप्टर हो गए, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर को अलग से पढ़ेंगे, कैपेसिटर को अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। जो सेकंड चैप्टर है इसको दो पार्ट में अपन पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड कैपेसिटर है, इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद्युत आवेश क्षेत्र के बारे में। आ जाइए,
आवेश क्या है सर? देखो द्रव्यमान के बारे में समझा था हमने। द्रव्यमान क्या है बेटा? किसी पदार्थ, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं अपन? द्रव्यमान बोलते हैं। या फिर द्रव्यमान को आप लोग बोल सकते हो सर, जिस गुण के कारण कोई भी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। हाँ, क्लियर है सर? 7-8 लेक्चर में हो जाएगा बेटा ये चैप्टर। हम्म। उस जैसे हमने द्रव्यमान को परिभाषित किया है उसी, अब इधर ध्यान दीजिए बेटा, चैट बंद कर देता हूं मैं, नहीं तो सब लोग ध्यान दीजिए, अब चैप्टर शुरू करते हैं अपन, है ना? हाँ, जैसे हमने द्रव्यमान को परिभाषित किया है उसी प्रकार से आवेश को परिभाषित किया जाता है बेटा। आवेश क्या है? आवेश भी वस्तु का एक गुणधर्म होता है। कौन सा गुणधर्म सर? वस्तु का ये वो गुणधर्म है जिसके कारण कोई भी पदार्थ विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करता है या फिर उसे उत्पन्न कर सकता है। इसे क्या बोला जाएगा बेटा? आवेश बोला जाएगा। मतलब आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, इसको बोल सकते हो बेटा पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सके, उत्पन्न किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है या किया जा सकता है अथवा अथवा इन्हें अनुभव किया जा सकता है, इन्हें अनुभव किया जा सकता है। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? आवेश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आवेश या फिर विद्युत आवेश बोलेंगे, है ना? अगर समझ में आई ये बात, या तो आप विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करोगे, किसके कारण? आवेश के कारण, या फिर आवेश के कारण इन्हें अनुभव करोगे, है ना? हाँ, मतलब विद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश पर क्या लगेगा सर? बल आरोपित होगा, अनुभव होगा, मतलब आवेश। ठीक है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सर आवेश पर चुंबकीय बल आरोपित हो सकता है। ठीक है, आवेश कैसी राशि है बेटा? आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, सबसे बड़ी बात, सदिश नहीं है ये अदिश राशि है, पदार्थ का गुणधर्म है। समझ में आई कि बेटा? ठीक है, तो आवेश किसका कारण होता है? आवेश कारण होता है हमारे स्थिर वैद्युत बल का कारण होता है, मुख्य रूप से आवेश किसका कारण है बेटा? आवेश स्थिर वैद्युत बल का कारण है। कोई पूछे स्थिर वैद्युत बल का कारण क्या है? आवेश है। स्थिर वैद्युत बल किसे बोलेंगे? जब आवेश स्थिर अवस्था में रखा हुआ हो। आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, आवेश जो है स्थिर वैद्युत बल का कारण है। आवेश सर स्थिर वैद्युत बल का कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रीजन है। स्थिर वैद्युत बल का कारण क्या है बेटा? आवेश है। ठीक है सर, अब देखिए आवेश की अवस्था के बारे में आपको बताऊं कि सर आवेश की अवस्था के आधार पर इसके प्रभावों को लिखा जाता है। मतलब आवेश की अवस्था क्या? आवेश अगर रुका हुआ है बेटा, आवेश अगर विराम में है, जैसे आवेश अगर विराम में है, तो यहां पे एक टेबल बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए।
देखिए इधर ध्यान से, सर जी अगर आवेश बेटा विराम में है, देखो ध्यान से, ये क्या है सर, अवस्था, यहां पे है सर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ेंगे इनके सबके बारे में पढ़ेंगे अपन, अभी थोड़ा सा बस ओवरव्यू ले रहे हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर लिख रहा हूं मैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो टेबल हम लोग शुरू में बना रहे हैं ना, यही बात मैं इस फर्स्ट बुक के लास्ट में वापस से करूंगा, तब आपको याद दिलाऊंगा कि कहां से कहां तक पहुंचे अपन। हाँ, यहां पर है बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से कि सर यहां पे अवस्था मतलब सबसे पहली कंडीशन हम लोग देख रहे हैं सर, विराम में अगर है, आवेश विराम में है, आवेश विराम में है, आवेश विराम में है, तो बेटा विराम में स्थित आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। समझ में आई बात। दूसरी बात, यदि सर आवेश नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान आवेश, यदि सर आवेश नियत वेग से गतिमान है, ठीक है, तो क्या उत्पन्न करेगा बेटा, सर विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही, आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा ही, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होगी। लेकिन अगर आवेश त्वरित है, त्वरित आवेश है, त्वरण के साथ गतिमान है, त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज आवेश का वेग इस बार परिवर्तित हो रहा है ना, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और इन दोनों के परिवर्तन के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे बनेगी बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिए सभी लोग, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे सर आवेश, लास्ट चैप्टर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शुरुआत में हम आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में बात करेंगे, और इस स्थिर अवस्था से चलते हुए आवेश को फिर गति प्रदान करेंगे, मतलब धारा विद्युत की करंट के बारे में समझेंगे। उसके बाद करंट से संबंधित जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं सर, चुंबकीय प्रभाव, उनके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय प्रभावों के से संबंधित फिर चुंबक, चुंबक के और प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सर ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हुए फिर लास्ट में अंतिम जो चैप्टर है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, वहां तक पहुंचेंगे अपन। पहले दो चैप्टर में आवेश स्थिर रहेगा, नीट में बेटा आप समझिए पहले और दूसरे चैप्टर दोनों को मिला के आपके कम से कम 3 सवाल, 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे। 3 से 4 सवाल आपके इंपोर्टेंट रहेंगे पहले दूसरे चैप्टर को मिला के। चलो आ जाओ, आवेशों के प्रकार। आवेशों को बेटा कितने प्रकारों में बांटा है अपन ने, आवेशों को बेटा 2 प्रकारों में बांटा गया है। आवेशों को अपने कितने प्रकारों में बांटा है बेटा, 2 प्रकारों में इन्हें बांटा है, 2 प्रकारों में इन्हें बांटा है। कौन कौन से सर, पहला हो गया बेटा धनावेश, पॉजिटिव टाइप, है ना। दूसरा हो गया हमारे ऋणावेश, नेगेटिव टाइप। ऋणावेश और धनावेश का क्या मतलब है सर,
सिर्फ टाइप है। हाँ टाइप है भैया, टाइप। एक को प्लस नाम दे दिया, एक को माइनस नाम दे दिया, बस टाइप है, टाइप। इसको आप प्लस क्यू से डिनोट कर सकते हो सर। त्वरित आवेश मतलब जो त्वरण के साथ गतिमान हो, जिस आवेश को त्वरण प्रदान किया जाए, जिसका वेग समय के साथ बेटा क्या हो रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो, उसको बोलेंगे अपन त्वरित आवेश। ठीक है। हाँ धनावेश का मतलब क्या हो गया सर, इसको आप प्लस कैपिटल क्यू या फिर माइनस क्यू से, प्लस स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हो, है ना। या आप इधर क्या लिखोगे सर, माइनस क्यू या फिर माइनस स्मॉल क्यू। प्रदर्शित करने का तरीका है। धनावेश का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसका मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब जहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना, वहां पे ई लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो जब भी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, मतलब उस पर कैसा आवेश आ गया बेटा, ऋणावेश आ गया। जब भी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे, खींच लिए जाएंगे, उस पर कौन सा आवेश आएगा बेटा, धनावेश आएगा। ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या बोलेंगे, धनावेश बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को क्या बोलेंगे बेटा, ऋणावेश बोलेंगे। सही है कि ये बात। बताओ यहां तक ठीक है। अब देखिए, जो अब ये जो आवेश की संकल्पना है, वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी है, प्रोटॉन वगैरह के आधार पर नहीं दी है, धनावेश के आधार पर नहीं दी गई बेटा, ऋणावेश के आधार पर दी गई। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किसके आधार पर दिया गया बेटा, ऋणा इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। मतलब ट्रांसफर कैसे किसका होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को होगा, है ना? तो इसकी संकल्पना जो है, आवेश की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि भैया इस स्थानांतरण सिर्फ किसका होगा, इलेक्ट्रॉनों का। प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। ये प्रोटॉन कहां होते हैं सर जी, नाभिक के अंदर होते हैं, क्योंकि स्थानांतरण सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही संभव है। क्योंकि स्थानांतरण सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही संभव है। समझ में आई बात आप लोगों को। स्थानांतरण सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही हो सकता है बेटा। ठीक है। मतलब सर जैसे आपने भाई कोई भी एक एटम ले लो, सोडियम ले ले। हाँ सोडियम से आपने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग करवा लिया। सोडियम से भैया एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्या बनेगा सर, ये Na+, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, E-। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वैसे वास्तव यहां पर सर 2 8 1, यहां पर कितने हो गए सर, अष्टपूर्ण हो गया सर इसका 2 8। समझ में आया। ये क्या हो गया सर, धनावेशित हो गया। यहां पर क्या है वैसे, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है सर, यहां पर 11 तो इलेक्ट्रॉन थे सर, प्लस 11 प्रोटॉन थे। ग्यारह इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, दोनों आपस में क्या हो गए बेटा, दोनों आपस में न्यूट्रल हो गए। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है सर, यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा और 11 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ऐसे अगर क्लोरीन की मैं बात करूं, तो क्लोरीन में क्या हो रहा होगा सर, क्लोरीन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्लोरीन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया।
इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर कर लिया बेटा Cl माइनस प्लस। बस यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके बाह्यतम कोश में सर? 2, 8, 7। जब Cl माइनस बना तो कितने बन गए सर? अष्टक पूर्ण हो गया इसका, 2, 8, 8। सही है। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए सर? यहां पर बेटा 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे। यहां पर कितने हो गए बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 17 प्रोटॉन। देख लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज किसके हिसाब से दिया जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। है ना? तो किसी भी पिंड को ऋणावेशित करने का मतलब क्या है? उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। किसी भी पिंड को धनावेशित करने का मतलब क्या है सर? उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। ऐसा नहीं धनावेश दे दो, धनावेश नहीं दिया जा सकता। धनावेश देने का मतलब यही है कि उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। क्लियर है ये बात? छोटी सी बात। चलो आवेश की मात्रकों की बात करते हैं थोड़ी सी। देखो सबसे पहले सारे मात्रक देखेंगे। सबसे पहले एसआई मात्रक सर, फर्स्ट एसआई मात्रक, प्रथम आवेश का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक लिखते हैं हम लोग कूलाम। धनावेश क्यों नहीं दे सकते? धनावेश इसलिए नहीं दे सकते बेटा क्योंकि धनावेश का मतलब है प्रोटॉन। मूल जो कण होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु में। ठीक है, तो अगर हम लोग नाभिक की बात करें बेटा, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन्हें तो निकालना संभव नहीं है। हाँ, वो तो स्थायी अवस्था में वहीं रहते हैं। ठीक है, तो नाभिक के अंदर के कणों को नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जा सकता है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बेटा इसका? एसआई मात्रक को लिखेंगे अपन कूलाम। एसआई मात्रक क्या बोलेंगे बेटा? ये हो गया अपना कूलाम। कूलाम क्लियर है? कूलाम इसका एसआई मात्रक हो गया सर। और कूलाम को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं। कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलेंगे बेटा? एम्पियर सेकंड। ये किसके बराबर होता है? एम्पियर सेकंड के बराबर। माइनस सेकंड नहीं है, एम्पियर सेकंड गुणनफल में, एम्पियर सेकंड। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा जो मात्रक अपन ने लिखा है बेटा, दूसरा मात्रक सीजीएस मात्रक सर। सीजीएस मात्रक, कूलाम का मतलब है बेटा COULOMB, कूलाम। ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या होता है सर? सीजीएस मात्रक को हम लोग बोलते हैं, सीजीएस मात्रक होता है बेटा इसका फ्रैंकलिन या फिर विद्युत स्थैतिक इकाई ESU, स्टेट कूलाम भी बोल सकते हो आप इसको। क्या होता है बेटा? सीजीएस मात्रक होता है इसका, एक तो हो गया ESU नाम इसका सर, ESU है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर स्टेट कूलाम भी बोल दिया जाता है सर, स्टेट कूलाम। वन ESU या वन स्टेट कूलाम। क्लियर है कि यहां तक? स्टेट कूलाम का मतलब क्या? ESU का मतलब क्या हो गया बेटा? विद्युत स्थितिक इकाई, विद्युत स्थितिक इकाई है ना। और इसी का एक और नाम है बेटा फ्रैंकलिन। इसी को क्या बोलते हैं अपन? फ्रैंकलिन भी बोलते हैं या फिर फ्रैंकलिन, तीनों का मतलब एक ही है। या फिर इसको बोल सकते हैं वन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने इनको बताया था, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, ठीक है। ESU हो गया बेटा
स्टेट कूलाम हो गया या फिर फ्रैंकलिन हो गया। सही है। और ये किसके बराबर होता है? ये बेटा बराबर होगा, ध्यान से देखिए, इसको अपन बराबर लिखेंगे 1/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। ये किसके बराबर होगा बेटा? ये क्या है सर? ये तीनों ही SI मात्रक, तीनों ही CGS मात्रक है। ये तीनों CGS मात्रक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है बेटा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा हो गया बेटा? फ्रैंकलिन हो गया। ये क्या है बेटा? आवेश का सर सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। इस तरह क्वेश्चन कई जगह देखने को मिल जाते हैं। सर आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है सर? फ्रैंकलिन, है ना, फ्रैंकलिन। क्या नाम दिया है आपने गुरुजी इनको? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। सही है कि यहां तक बताओ? ठीक है। फिर और भी कोई मात्रक होता है क्या सर? हाँ, स्पेलिंग कोई बात नहीं, स्पेलिंग चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हम्म हम्म और भी मात्रक हो सकते हैं सर। और क्या मात्रक है? एक मात्रक होता है बेटा फेराडे। हाँ, फेराडे के नाम से जाना जाता है, अन्य मात्रक। एक होता है बेटा फेराडे। फेराडे को क्या बोला जाता है? फेराडे को हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा मात्रक, फेराडे। और 1 फेराडे होता है बेटा 96500 कूलाम के बराबर। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। ये तो फ्रैंकलिन तो सबसे छोटा मात्रक है, ये क्या होगा बेटा? सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। सही है। 96500 कूलाम के बराबर सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है। एक और जगह लिख देते हैं, एक और लिखा दिया जाता कई बार, एब कूलाम, अन्य मात्रक। एक तो फेराडे हो गया, एक हो गया बेटा एब कूलाम। एब कूलाम बोल देते हैं, या फिर EMU बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। ये किसके बराबर होता है बेटा? 10 कूलाम के बराबर होता है। ये भी एक मात्रक है। हाँ, तो मात्रकों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने सारे एक साथ लिखा दिया आप लोग। समझ में आई कि बेटा बात? हाँ, देख सकते हो सब सारे सारे मात्रक लगभग आ गए अपने पास। हम्म ठीक है। विमा क्या हो जाएगी बेटा आवेश की? आवेश को अपन लिखते हैं I/T। आवेश की विमा अगर लिखनी हो सर, आवेश की विमा, तो आप क्या लिखते हो सर? Q बराबर, आवेश को क्या लिखोगे सर? I/टाइम। ठीक है। तो आवेश की विमा क्या लिखेंगे बेटा? आवेश की विमा आप लोग इस प्रकार से लिखोगे सर, आवेश की विमा बराबर I, एम्पियर की फॉर्म में लिख लो चाहो तो, है ना, एम्पियर की फॉर्म में लिख लो, और इनटू टाइम। सही है। कूलाम, I/T। सही है बेटा। अब इसको आप एम्पियर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सर, आई की जगह हम लोग ए लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आई लिख लो, ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ।
ए इंटू टी, चलो ए की फॉर्म में लिख दो सर, आई की जगह ए लिखो सर, ए इंटू टी, ए की पावर 1 टी की पावर 1, ठीक है। कई जगह आपको आई भी लिखा हुआ मिलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो, ये मात्रक ध्यान में रखने हैं अपने को, ठीक है। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी, ये बेटा आवेशों के गुणधर्म है। जिस प्रकार से हम नंबर्स को ऐड करते हैं ना, उसी प्रकार से आवेशों को जोड़ा जा सकता है। मतलब सर आवेशों का बीजगणितीय योग किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ आवेशों का बीजगणितीय योग किया जाता है। अदिश राशि है ना, योग किया जा सकता है। मतलब किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश को उसमें सभी एकांक आवेशों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। क्या चल रहा है हमारे चैट में है? मतलब सर टोटल जो आवेश होगा क्यू टोटल, क्यू टोटल, क्यू टोटल का मान क्या हो जाएगा सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हाँ, जैसे मान लो यहां पर इसी निकाय में इसमें सर कितना आवेश रखा हुआ सर, -4, ये सर +5 है, इधर सर +3 कूलाम। तो कुल आवेश कितना हो गया बेटा, कुल आवेश क्यू टोटल कितना हो गया सर, -4 + 5 + 3, तो 8 में से 4 गया तो सर 4 कूलाम। कितना हो गया सर, +4 कूलाम। समझ में आई ये बात, एडिटिविटी है ना, आवेशों को जोड़ा जा सकता है। फिर दूसरा गुणधर्म आता है इसका इंपॉर्टेंट बेटा, क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा 12th के सिलेबस से लगभग बराबर ही सवाल आते हैं, आप ये समझ के मान के चलिए बराबर ही पोर्शन आएगा, लगभग 45% मान लो, 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना। 45 to 55 वेरिएशन हो सकता है। हाँ, 12 से थोड़ा सा ज्यादा ही पूछा जाता है। ये देखो राजेश लगा हुआ है, राजेश बोल रहा है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। तो बेटा तुम यहां पे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम यहां पे क्यों रोया पीटी कर रहे हो? मतलब जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ना तो पढ़ाई कर पा रहे हो, ना ही और कुछ कर पा रहे हो। हुँ? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, क्वांटमीकरण का मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु पर आवेश Q है, यदि किसी वस्तु पर आवेश कितना है बेटा, Q है, आवेश Q है तो Q का मान किसके बराबर होना चाहिए बेटा, Q बराबर होगा अपना सर, Q बराबर ±N गुणा E। N यहां पे क्या है बेटा, N यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सॉरी N यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या चीज है, E बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E की वैल्यू लिख दो, परिमाण लिख दो उसका, है ना। हाँ, मतलब सर N ध्यान से समझिए, N क्या चीज है, N यहां पे क्या है बेटा,
n है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और n का मान बेटा पूर्णांक रहेगा, n पूर्णांक रहेगा, मतलब इंटीजर, मतलब वैल्यू कितनी होगी इसकी सर 1 2 3 4 5 इस तरह से, पूर्णांक इंटीजर। समझ में आई? ई क्या चीज है? ई की वैल्यू है, ई एक नियतांक मान लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बराबर। ई की वैल्यू कितनी होगी सर 1.6 इंटू 10 की घात -19। ई की वैल्यू क्या लिखोगे आप? ई की वैल्यू लिखोगे बेटा 1.6 इंटू 10 की घात -19। समझ में आई कि ये बात? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाई किसी वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे उस पर उतना ही आवेश आ जाएगा, उतने ही गुना आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का उतने ही गुना आवेश आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी से 10 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो वस्तु पे कितना आवेश आएगा बेटा 10e। प्लस या माइनस चिन्ह किस पे निर्भर करेगा बेटा? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन सर गए हैं या लिए गए हैं। स्थानांतरण दो प्रकार से संभव है ना, इलेक्ट्रॉनों को भेजा भी जा सकता है सर और ग्रहण भी किया जा सकता है। बताइए, ठीक है। चलो चलो, समझ में आई कि बेटा बात? इसी को क्या बोलते हैं अपन? आवेश का क्वांटा बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसको ऐसे लिख लो, कूलाम लिख लो। इसी को क्या बोलते हैं अपन? आवेश का क्वांटा बोलते हैं इसी को। इसको क्या बोला जाता है बेटा? आवेश का क्वांटा, या फिर आवेश का न्यूनतम संभव मान, या फिर आवेश का न्यूनतम संभव मान। आवेश का न्यूनतम संभव। समझ में आई कि ये बात? मतलब आप ये समझो बेटा कि आवेश का न्यूनतम संभव मान है ना। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए, है ना। भाई 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, ऐसा हो सकता है 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, ऐसा नहीं होगा कभी भी सर। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा नहीं दे सकते, या तो एक दोगे या मत दो। भाई आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आजकल जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, तो वहां पे पैकेट्स की फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस आपको मिल रहा है। जैसे शुगर की बात करूं मैं, या फिर नमक की बात करूं, तो नमक का पैकेट है मान लीजिए 1 किलो का या आधा किलो का पैकेट में है, तो या तो आप 1 पैकेट लोगे या 2 पैकेट लोगे या 3 पैकेट लोगे। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपको दूध लेने के लिए भेजा घर वालों ने, वो बात अलग है, आप घूम फिर के पता नहीं कहां चले जाते हो फिर, हाँ, है ना। तो सर मिनिमम पैकिंग कितने की होती है सर? आधा लीटर की होती है। तो आपको बेटा या तो एक थैली लाने के लिए बोला जाएगा, 2 पैकेट लाने के लिए बोला जाएगा, 3 पैकेट 4 पैकेट। ऐसा थोड़ी बोलेगा भैया 600 ml दूध दे दो हमको, या तो 500 ml लोगे या 1000 ml लोगे या 1500 ml लोगे या 2000 ml लोगे। भाई 500 और 1000 के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 1000 और 1500 के बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इन दोनों के मध्य की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो गया, इसके जस्ट बाद में कितना आवेश मिलेगा आपको बेटा? इसका डबल मिलेगा, इसका डबल आवेश मिलेगा। मतलब सर 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, सर ये संभव है। इसी का 2 गुना, ये सर 1 इलेक्ट्रॉन है ना सर, 2 गुना 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, ये संभव है। ये कितना आ गया सर? ये कितना हो गया बेटा? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये पॉसिबल। लेकिन आपसे बोल दिया सर 2 गुना 10 की घात -19, नहीं नहीं नहीं, हो नहीं पाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, चेक कैसे करते हैं? चेक आपको ऐसे करना है, जो दिया गया आवेश है उसको यहां पे लिखो, जो दिया गया आवेश है उसको यहां पे लिखो, फिर n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू अगर पूर्णांक मिलती है तो वो आवेश संभव हो जाएगा, अगर n की वैल्यू पूर्णांक नहीं मिलती है तो वो आवेश संभव नहीं होगा। ऐसे आपको चेक करना है। समझ में आई कि ये बात क्लियर है? मतलब आप ये लिख सकते हो सर, कितना आवेश पॉसिबल है सर?
Q बराबर 1e संभव है, Q बराबर 3e संभव है, सही है सर। Q बराबर 1.5e संभव नहीं है। समझ में आई बात? क्या सर Q बराबर -36e संभव है? हाँ सर पॉसिबल है। Q बराबर -2736e पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। E के मल्टीपल में लिखा है, ध्यान रखिए n का मान है ये सब n के मान है। ये सब किसके मान है बेटा? n के मान है। देखो ध्यान से, सर n के मान है, ये सब n के मान है। प्लस माइनस चिन्ह से ध्यान नहीं देना अपने को, ये सब n के मान है, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। Q बराबर अगर आपसे पूछे सर Q बराबर 2.6 इंटू ई पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल सर, क्योंकि 2.6 पूर्णांक नहीं। तो पहले तो ई की फॉर्म में देखना सीखो पहले आप, है ना। ई की फॉर्म में देख लिया, अब सर ई की फॉर्म में नहीं दे रखा, अब तो सीधा बोल दिया आपको सर 1 कूलम पॉसिबल है क्या? सवाल करके देखें। करो, करिए, सोल्व करिए इसको। क्या 0.5 कूलम आवेश संभव है? क्या बेटा 0.5 कूलम आवेश संभव है? करिए सभी लोग। कैसे करोगे? Q बराबर NE फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। कर लिया सभी लोगों ने? हाँ बताओ संभव है कि नहीं? बेटा ये संभव है, ये संभव होगा, ये संभव होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से। ज्यादातर बच्चों ने नहीं लगाया, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, पूरी भरोसा था। वेरी गुड। हाँ हाँ, क्यों संभव होगा सर जी? ये क्यों संभव होगा, ध्यान से समझिए। सर संभव क्यों हुआ? ये संभव ये इसलिए हुआ कि यहां पे वैल्यू आपने पुट करके देखी नहीं, सीधे पॉइंट देख लिया। हाँ, Q अपॉन E, Q का मान कितना है बेटा? 0.5 है ना। E का मान कितना सर? 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब आप इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे, कितना आएगा ये सर? 5/16 गुणा 10 की घात 19। सही है यहां तक? इसको आप सोल्व करके चेक कर लो भले। इसको आप सोल्व करोगे, जब 16 से इसको भाग दोगे बेटा, तो 0.3125 आएगा ये, गुणा 10 की घात 19। देख लो ध्यान से।
तो ये वैल्यू कितनी आ गई सर? ये 10⁻19 से बहुत बड़ा नंबर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर 3 1 2 5 गुना 10⁻15। देख लो ध्यान से, क्या ये इंटीजर दिख रहा है अब आपको? क्या ये आपको बेटा इंटीजर दिख रहा है? हाँ, क्या अब आपको इंटीजर दिख रहा है? ये इंटीजर है, ये इंटीजर वैल्यू है ना? ये क्या है सर? पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक संख्या है, मतलब ये आवेश संभव है, ये आवेश संभव है। ठीक है, इसलिए पॉइंट का मतलब सीधे नहीं है। मैं तो वहां पे जो लिखा था हमने मल्टीपल में लिखा था, ध्यान से समझिए। यहां पे जो पॉइंट था उसके ई के मल्टीपल में बेटा, ई के मल्टीपल में पॉइंट नहीं होना चाहिए, ई के मल्टीपल पे पॉइंट नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, तो ऐसे धोखा हो जाता है, कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरा सवाल। अब ये वाला इसका आंसर बताइए। अब आप लोग इसका आंसर बताइए। 30 सेकेंड बहुत सफिशिएंट है। हम्म, समझ में आएगी बेटा बात? जीरो 0.5 ई दिया हुआ इस बार। ठीक है, कर लिया बेटा। इस वाले केस में क्या आंसर आएगा? ये संभव नहीं है, ये वाला संभव नहीं होगा। क्यों? Q बराबर क्या लिखा हुआ है सर? Q बराबर 0.5 इंटू ई। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एन की वैल्यू 0.5 है ना? तो एन की वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? आंसर बी हो गया। एन की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है बेटा, ये तो ठीक है, चलो। हम्म, चलो ये वाला सवाल बताओ। इसका आंसर दीजिए सभी लोग। कौन सा आवेश का मात्रक नहीं है? करिए सोल्व बेटा। वैसे ये क्वेश्चन मजेदार तब होता जब चौथा ऑप्शन नहीं होता। हाँ, ठीक है। कौन सा मात्रक नहीं है बेटा? पहला मात्रक नहीं है। ये तो कर लिया, चलो। क्यों? क्योंकि फेराडे दोनों अलग अलग दे रखे हैं ना। हाँ, तो आपको बस ध्यान ये रखना है, ये भैया आवेश का मात्रक है, कूलाम है, ईएसयू है, फेराडे है ना? फेरेड नहीं होता। फेरेड किसका मात्रक होता है बेटा? धारिता का। फेरेड किसका मात्रक होता है? धारिता का, कैपेसिटेंस का।
फेरेड धारिता का मात्रक होता है। समझ में आई ये बात? चलिए आगे बढ़े। अब एक छोटी सी बात बता दो मेरे को, यहाँ पे आवेशों में क्वांटम विकिरण हमने समझा है, तो पहले तो एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, क्या आवेश का भिन्नात्मक मान संभव है? क्या, एक सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या आवेश का भिन्नात्मक मान संभव है? पोल में दीजिएगा आप लोग आंसर, है ना? चलो पोल में आंसर दीजिए आप लोग। क्या आवेश का भिन्नात्मक मान संभव है? यस और नो? क्या आवेश का भिन्नात्मक मान संभव है? देखते हैं क्या रिजल्ट है। लगभग 60% बच्चों ने बोला है हाँ। संभव है। अरे दिखा, सवाल तो क्या है, 0.5 कूलाम संभव है ना? 0.5 कूलाम का मतलब 1/2। हाँ, संभव है। आवेश का भिन्नात्मक मान बेटा संभव है, भिन्नात्मक मान संभव है, आवेश का भिन्नात्मक मान संभव है। समझ में आई ये बात सभी को? सर आवेश का भिन्नात्मक मान संभव है, आवेश का भिन्नात्मक मान संभव है, हो सकता है ना? अभी निकाला था हमने। हाँ, अभी दोनों के लिखवाए थे मैंने आपको, दोनों में डिफरेंस समझाया था। तो भिन्नात्मक मान किसका संभव नहीं है? हाँ, फ्रैक्शनल वैल्यू किसकी पॉसिबल नहीं है? एन की फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न में नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न में नहीं होनी चाहिए, फिर निमट गए। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक में होनी चाहिए, है ना? अभी आवेश तो हो ही सकता है ना। एक बात बताओ, ये कौन सी पूर्ण संख्या है? 1.6 गुना 10 की घात -19, ये कोई पूर्ण संख्या थोड़ी है। ठीक है बेटा। हाँ, जैसे उदाहरण, बिल्कुल 0.5 इलेक्ट्रॉन, 0.5 कूलम। उदाहरण आप क्या लिखोगे सर? आधा कूलम, हाफ कूलम, या 4/3 कूलम, या फिर क्या लिखोगे सर? 3/4 कूलम। ये पॉसिबल है। समझ में आई ये बात? चलिए 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 चलिए, बढ़िया है। अभी कोई डाउट? तो भिन्नात्मक मान किसका संभव नहीं है बेटा? एन का मान पूर्णांक होना चाहिए, कंडीशन एन का है। चलो आगे बढ़े। तो काम की बात क्या है हमारे पास? काम की बात सर ये है, खटाखट से 2-3 सवाल कर लो।
किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है, बताओ कैसे करेंगे? 30 सेकंड पोल। ऋणावेशित करने का तरीका बताया मैंने अभी आप लोगों को। क्या होता है सर ऋणावेशित करने का तरीका? सर इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे सर? ऋणावेशित करने का तरीका, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दो। बढ़ा दोगे तो क्या आएगा सर? इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऋणावेश आएगा ना भैया, है ना? तो प्रोटॉन तो दे ही नहीं सकते, न्यूट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाकर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? पहला ऑप्शन टिक कर दो। वेरी गुड लल्लू सवाल। अगला सवाल, न्यूनतम कितना संभव आवेश है? छोटे छोटे सवाल एकदम। न्यूनतम कितना संभव आवेश है बेटा? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम न्यूनतम संभव आवेश। इसको क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटा भी बोलते हैं अपन। कौन सा ऑप्शन कर दिया आपने? तीसरा ऑप्शन ठीक। हाँ, इनको देख के बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, पहले जो गलतियां करके आए हो। चलो, एक कांच की छड़ में 10 लाख इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। छड़ पर कुल आवेश कितना होगा? एक कांच की छड़ में 10 लाख इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। दस लाख का मतलब क्या हो गया बेटा? 10 की घात 6। कर लिया बेटा? बिल्कुल। देखो 10 लाख इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 10 लाख इलेक्ट्रॉन का मतलब सर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? अब इसको ध्यान में रखिए आप लोग। सर 10 की एक आपको इस तरह से बोला जा सकता है सर 1 मिलियन। 1 मिलियन का मान कितना होता है बेटा? 10 लाख होता है या 10 की घात 6। कई जगह आपको ये लिख दिया जाता है सर 1 बिलियन। बिलियन का मतलब क्या होता है सर? 10 की घात 9, है ना? कई जगह लिख दिया जाता है मान लीजिए 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ये होता है बेटा 10 की घात 12, है ना? इनको ध्यान रखिए नंबर्स को। 10 लाख दिया हुआ है यहाँ पे तो कोई दिक्कत जरूरत नहीं पड़ेगी। तो छड़ पर कुल आवेश कितना होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, क्यू बराबर कितना होगा बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं सर? 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन, और जोड़े हैं तो नेगेटिव आवेश होगा, इंटू 1.6 गुना 10 की घात -19। कितना आ गया बेटा? इसको आप लोग लिखोगे 10 19
-19 + 6 कितना हो गया बेटा? -13। तो -1.6 गुना 10 की घात -13 कूलम। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? सेकंड ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है, चलो। गलत कथन की पहचान करो। लल्लू सवाल वापस से एक छोटा सा। हाँ, ये कुछ कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले सवाल हैं। कर लिया बेटा? अरे सदिश थोड़ी होता, आवेश कैसा होता है भैया? अदिश राशि होती है। गलत कथन ये है। धारा अदिश मानी जाती है, बिल्कुल सही है। क्वांटमीकरण किया जा सकता है आवेश प्रकृति में योगात्मक, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा करेंगे? टिक करेंगे पहला। ठीक है, चलिए बढ़िया। ऐसे सवाल, ये सवाल सिर्फ आपके पहले लेक्चर में कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं केवल। राजेश बेटा, हाँ पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा। कौन सा ऑप्शन टिक कर दोगे? अरे यार आवेश की न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणज। अब यार ऐसे सवालों में भी आप लोग सही नहीं कर पा रहे हो यार, क्या होगा मतलब? हाँ, इसमें 32% बच्चे ने इधर उधर कर दिया। सर निकाय का विद्युत आवेश शून्य उदासीन क्यों हो सकता है? ऋणावेश भी हो सकता है बेटा, धनावेश भी हो सकता है। चलो ये वाला बताओ, क्या ये संभव है? 30 सेकंड का पोल ओनली। अरे भैया संभव है ना? हाँ, निकाल लिया आपने सीधा सर। Q बराबर N गुणा E, N गुणा 1.6 इंटू 10 की घात -20, है ना? Q की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, या N की वैल्यू निकालो ना सीधे सीधे सर। N बराबर Q बटे में E। Q की वैल्यू कितनी है सर? 9.6 गुणा 10 की घात -20 बटे नीचे क्या लिखूंगा सर? 1.6 गुणा 10 की घात -19। बताओ संभव है या नहीं है? हाँ देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, -20 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो सर +19 होगा, और इसको आप 4 बार कैंसिल करो
तो 4 × 10⁻⁻20 + 19 मतलब कितना आ गया बेटा 0.4। क्या ये संभव है? कितने बच्चों को लगा था संभव है? एक मिनट। अच्छा 4 की जगह 6 बार कैंसिल होगा सर, 6 बार कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। 6 × मतलब 0.6 संभव नहीं है, संभव नहीं है गुरुजी, संभव नहीं है। देखें, ये देखो 48% बच्चों ने लगभग संभव कर दिया, क्योंकि उन्होंने 6 से काट दिया। मुझे लगा था सर। वेरी गुड लवी, तीशा, चंदन, पोल लीडर बोर्ड टॉपर विशाल, निशा, फैजान, रूपेश, MBBS, आयुष। संभव नहीं है। 0.6 आ रहा है ना, इसको मत भूल जाना साइड वाली चीज को। हम्म ये बताइए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, और इसको याद भी रखिएगा, फिर निकाल लो खटाखट से। बेटा खुद पे ध्यान दे लो अरुण। हम्म चलो हो गया पोल खत्म। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर क्या होगा सर, क्यू बटे में ई, है ना। तो एक कूलाम आवेश में सर 1 बटे में 1.6 × 10⁻⁻19। इसको आप ऊपर लेके जाओगे, कितना आएगा सर, 1 बटे में 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ये आती है बेटा 0.625 × 10⁻19। इसको आप लिख सकते हो बेटा 6.25 × 10⁻18। इसको याद रखिएगा, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। हम्म कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया बा, सेकंड। हम्म ठीक। ये वाला करिए सोल्व। एक पिंड पर -80 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, है ना। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, -80 × 10⁻⁻6 कूलाम।
कर लिया बेटा सभी ने? पोल तो हो गया खत्म। क्या होगा यहाँ पे आंसर? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको। क्या लिखोगे बेटा? सर n बराबर Q बटे में E। Q की वैल्यू सर 80 इंटू 10 की घात -6। भाई प्लस माइनस E हो सकता है ना, प्लस माइनस लेंगे अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस है तो माइनस वाला लेंगे और प्लस वाला है तो प्लस वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बटे में नीचे कितना आएगा सर? 1.6 गुना 10 की घात -19। इसको आपने कैंसिल कर दिया कितनी बार सर? यहां से सर 16 पंजो 80, एक जीरो आ गई। 50 गुना 10 की घात -6 प्लस 19। 19 में से 6 गए तो कितने बचे बेटा? 19 में से 6 गए तो बेटा 13 बचे। तो 13 और 1 कितना हो गया? 14 हो गया। 5 गुना 10 की घात 14। 5 इंटू 10⁻14। तीसरा ऑप्शन। आज 12th का पहला लेक्चर है तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना जरूरी है। चलो आ जाओ। देखो बेटा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत सर, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? क्या कहता है सर? कि कोई भी विलगित निकाय अपने को दे रखा है सर, इसका मतलब क्या है कि किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। बेटा मूल जो 4 सिद्धांत है ना, उसी में से एक सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा नहीं हल्के मत लीजिएगा। किसी विलगित निकाय में मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी विलगित निकाय का, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हम पूरे यूनिवर्स को अपन विलगित मान लेते हैं, पूरे यूनिवर्स का कुल आवेश नियत रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। इंटरेक्शन चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश समान रहेंगे। हमेशा संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, मान लीजिए कोई विलगित निकाय अपने को सर दे रखा है, यहां पे मान लीजिए कुछ इस तरह से आवेश रखे हुए हैं विलगित निकाय में, ये प्रारंभिक है। पूरे ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत रहेगा, मतलब नेट आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। फिर यहां पे देखें बेटा, ये मान लीजिए +3 कूलाम दे रखा है, यहां पे मान लीजिए एक तीसरा आवेश है क्यू, है ना। यहां पे कितना हो गया सर? -5 कूलाम हो गया। आपसे पूछा गया भैया क्यू की वैल्यू बताओ। ये कौन सी अवस्था सर? प्रारंभिक अवस्था। यह है अंतिम अवस्था। ये विलगित निकाय अपने को दे रखे हैं। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे यहां पे? सर इस विलगित दिए गए विलगित निकाय के लिए प्रारंभ में जो कुल मान रहेगा,
सर क्यू इनिशियल बराबर क्यू फाइनल। क्यू इनिशियल कितना है सर? +5 -10 +7 बराबर क्यू फाइनल कितना है बेटा? +3 -5 +Q। ठीक है, यहां से वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? सर ये हो गया 7 और 5 12 -10 बराबर 2, 2 बराबर -2 +Q। Q की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? +4। Q बराबर 4 कूलम। देख लो, समझ में आई छोटी छोटी बात? चैट बॉक्स में रोते फिरेंगे बस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है बेटे जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? और ये पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काम आएंगे, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं आपको, अभी समझ लीजिए। आवेश और द्रव्यमान। सबसे पहली बात देखिए, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला कण है सर इलेक्ट्रॉन, और इनके लिए अपन द्रव्यमान और आवेश याद ध्यान रखेंगे। इसका सर आवेश और द्रव्यमान ध्यान में रखना है। एक तो सर आवेश है, एक द्रव्यमान है। ये दोनों मान ध्यान में रखने हैं ना बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है बेटा -E। ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है सर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत कम होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। ठीक है, दूसरा जो कण है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, दूसरा कण है बेटा प्रोटॉन। या पॉजिट्रॉन लिख दूं कि एक बार में पहले से? एक कण होता है बेटा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण बोला जाता है, क्योंकि इस पर आवेश बेटा +E होता है और द्रव्यमान इसका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं। तीसरा है बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? +E होता है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU मान लो, है ना, मास ऑफ प्रोटॉन। इसको क्या लिखते हैं आप सर? 6.67 1.67 सॉरी 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg। 1 AMU लगभग बराबर होता है। ठीक है सर, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे सर आवेश 0 होता है ना, और इसका मास कितना होता है? लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। इसको M ही मान लो, लगभग बराबर, है ना। ठीक है, 5वें नंबर पे हम लिखते हैं बेटा ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन में को बोला जाता है बेटा ड्यूटेरियम का नाभिक। इसमें एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन, ये क्या बोला जाता है? इसको ड्यूटेरियम का नाभिक। हाइड्रोजन के बेटा 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें से एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग। तो यहां पे देखो मास कितना हो जाएगा? नाभिक मतलब सर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो इस पे आवेश तो बेटा +E होता है, लेकिन इस पे जो इसका जो द्रव्यमान होता है बेटा 2 MP हो जाएगा, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और एक लास्ट हम लोग बात करते हैं बेटा अल्फा कण की। कौन सा कण है बेटा? अल्फा कण। अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण में क्या होता है बेटा? अल्फा कण में बेटा 2 तो न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। इस पर आवेश कितना होता है बेटा? +2E।
इसका मास कितना होता है बेटा? 4 गुना होता है। क्यों सर? 2 तो प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान लगभग समान ही लेते हैं अपन। और ये क्या होता है सर? अल्फा कण। अल्फा कण होता है बेटा हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक। इसको लिखा जाता है 2He4 2+, है ना? 2He4 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने इसमें से। क्लियर है ये बात? ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट पार्टिकल से 6 के 6 विशिष्ट कण। बताओ, ध्यान में रखोगे सभी लोग? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो। तो विशिष्ट आवेश, कई जगह टर्म यूज किया जाता है बेटा। विशिष्ट आवेश किसको बोला जाता है बेटा? मास, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन? विशिष्ट आवेश बोलते हैं। क्या बोला जाएगा सर? विशिष्ट आवेश बराबर द्रव्यमान बटे में आवेश बटे में द्रव्यमान। Q/m। Q/m को क्या बोला जाता है? विशिष्ट आवेश बोला जाता है ना? आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश बोलते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? कूलाम प्रति केजी। इसका मात्रक क्या हो गया सर जी? मात्रक हो गया बेटा कूलाम पर केजी। किसी भी कण के लिए, हाँ, कई बार विशिष्ट आवेश दे रखा हो तो अपने को आवेश द्रव्यमान नहीं दे रखा होता है ना, तब अपन देख सकते हैं इसको। सिर्फ ध्यान में रखना है किसका अनुपात है सर? आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है सर। ठीक है गुरुजी, और देखो ध्यान से। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो हमने क्वांटाइजेशन समझा है ना, तो क्वांटाइजेशन को प्रूफ किसने किया था बेटा? मिलिकन ने प्रूफ किया था। मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग द्वारा प्रूफ हुआ था ये। यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में। सर क्वांटाइजेशन की जो पुष्टि हुई थी मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा प्रूफ किया गया, सिद्ध किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो बच्चे छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहे हैं वो बेटा स्कूल में जाए वापस से। चलो आ जाओ सर। आवेशों की अपरिवर्तनीयता, मतलब आवेश बेटा परिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब द्रव्यमान के साथ ही, सॉरी, वेग के साथ या निर्देश तंत्र पर ही निर्भर नहीं करते हैं आवेश। ये इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। इसका क्या मतलब होगा सर? इसका मतलब यह हुआ कि आवेश सर वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश वस्तु के वेग या फिर निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। वेग या निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र पढ़े थे ना हमने, जड़त्वीय जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता।
ऐसा नहीं है कि सर एक वस्तु तेज गति से जा रही है तो उसका आवेश फर्क हो जाएगा, आवेश में फर्क आ जाएगा, नहीं। द्रव्यमान निर्भर कर देता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है द्रव्यमान वाली बात, है ना। हाँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, वो लिख दिया जाता है कई बार किताबों में, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सर, m बराबर m0/1-v²/c², है ना। द्रव्यमान बेटा निर्भर कर सकता है, द्रव्यमान वेग पर निर्भर कर सकता है, जब वेग बहुत ज्यादा हो, जब वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो, जब वेग बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा का मतलब अरे प्रकाश के वेग के तुल्य, हम तो मानते हैं, नियत मानते हैं सर, पर ये आउट ऑफ सिलेबस चीज है, मैं बता रहा हूं इसको नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस, अपने काम की चीज नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। आवेशों के मध्य व्यवहार, देखो आवेश किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। आवेशों का व्यवहार इस प्रकार होता है बेटा, दो प्रकार के व्यवहार हैं इसके। सजातीय आवेश, एक ही जाति के आवेश, मतलब सिमिलर टाइप के जो आवेश होते हैं वो हो सकते हैं सर। हाँ, दूसरा सर विजातीय आवेश, वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे। भाई सजातीय आवेश का मतलब क्या हो गया बेटा, समान चिन्ह, समान चिन्ह। दूसरे टाइप हो गए बेटा विजातीय आवेश, हाँ दूसरी जाति के, मतलब 1+1-, मतलब विपरीत चिन्ह। मतलब ये हुआ सर, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पे या तो 1+ हो 1- हो, या फिर पहला माइनस हो दूसरा पॉजिटिव हो। तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जब सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, यहां पर क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे, सही है कि बात। आवेशन के साथ द्रव्यमान परिवर्तन, देखो ध्यान से, अगर वस्तु बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, जैसे कोई वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है सर, यहां से इसने बेटा एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसका द्रव्यमान कितना है बेटा, m है, m0 द्रव्यमान है। ठीक है, दूसरा कंडीशन में सर इसने n इलेक्ट्रॉन मुक्त किए, n इलेक्ट्रॉन मुक्त किए, द्रव्यमान कितना चेंज होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, सीधी बात है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान बढ़ेगा।
तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में द्रव्यमान कितना होगा बेटा? एम नोट प्लस क्या लिखेंगे सर? एम नोट प्लस कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि एन गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ गया, यहां पे द्रव्यमान घटेगा, एम नोट माइनस एन गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो यहां पे गुरुजी द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? जितने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होगा। यहां पे बेटा द्रव्यमान घटेगा, चेंज कितने का आया? ये चेंज ही तो है। समझ में आई ये बात? चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा आवेशन के तरीके। कितने तरीकों से वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे पहला जो तरीका है इसमें, सबसे पहला तरीका हमारा बेटा घर्षण द्वारा आवेशन। सबसे पहला तरीका क्या हो गया बेटा? घर्षण द्वारा आवेशन, फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन के द्वारा आवेशित किसको किया जाता है बेटा? कुचालक वस्तुओं को। किसको आवेशित करते हैं इसमें सर जी? कुचालक वस्तुओं को। ये किसके लिए है? कुचालक वस्तु, मतलब उन वस्तुओं को बेटा आपस में रगड़ा जाता है और उस रगड़ की वजह से उनके मध्य में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, कुचालक पदार्थों के लिए। ये तरीका किसके लिए होते हैं? आवेशन का तरीका, कुचालक पदार्थों में आवेशन का तरीका। ठीक है बेटा। अरे ये जो स्कूल वाले बच्चे हैं जो छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहे हैं, इन्हें स्कूल भेजो बेटा। मैं भेजू स्कूल इन्हें? आप लोगों को स्कूल अभी खत्म नहीं हुए क्या? अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, ये टेबल आप लोग ध्यान में रखिए। यहां पर बेटा ऋणावेशित है, धनावेशित है। कौन कौन से टाइप हो गए इसके? एक टाइप हो गया सर धनावेशित, जब इनके जोड़े आपको ध्यान में रखने थोड़े से। दूसरा हो गया ऋणावेशित, एग्जाम्पल के साथ, है ना भाई? धनावेशित और ऋणावेशित दो प्रकार हो गए यहां पे। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो बेटा कांच और सिल्क का जोड़ा। एक हो गया सर कांच और सिल्क का जोड़ा। एक जोड़ा हो गया बेटा बाल, हेयर, दीवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और कंघे, कंघे पे बेटा ऋणावेश आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जब बालों के साथ कंघे को रब करते हैं तो। ठीक है, हाँ। आप ऊन और रबर का एग्जांपल ले सकते हो सर। ऊन, रबर, है ना। बिल्ली की खाल, फर बोलते हैं आप इसको। बिल्ली की खाल ले लो या फिर फर ले लो, कैट्स फर। और यहां पे एबोनाइट ले सकते हो आप। ठीक है, इनको ध्यान में रखिए, कैट्स फर। कोट्स नहीं है, केट्स। ठीक है, ये इन पे धनावेश आता है, इन पे क्या आता है बेटा? ऋणावेश आता है। ये जोड़े हैं चार, इनको याद रखिएगा। बाकी दूसरा जो तरीका है बेटा आवेशन का, दूसरा तरीका बेटा चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, कंडक्शन से आवेशन कैसे करोगे आप? दूसरा तरीका है मेथड नंबर 2, चालन द्वारा आवेशन। तो क्या करेंगे सर? ये किसके लिए वस्तु, किस प्रकार की वस्तुओं के लिए बेटा? चालक वस्तुओं के लिए, चालक पदार्थों के लिए। तो आवेशन के तीन तरीके हैं हमारे पास, एक तो घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा
और एक आएगा बेटा हमारा प्रेरण के द्वारा। प्रेरण भी चालक में ही हो पाएगा। ठीक है बेटा। चालन का मतलब क्या हुआ सर? जो आवेशित वस्तु है उसको अनावेशित वस्तु के संपर्क में ले आओ। ये सिंपल सी बात है सर। ये आवेशित वस्तु थी, ये अनावेशित वस्तु है, इनको संपर्क में ले आए। यहां पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ ये अनावेशित वस्तु है। हमने इन दोनों को संपर्कित कर दिया सर तार की सहायता से, नहीं जोड़ा, अब जोड़ दिया। ये लो भैया जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या होगा? ये वस्तु अनावेशित थी, ये आवेशित वस्तु है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद क्या होगा? संपर्क में ले आए आप। संपर्क में लाने के बाद क्या हुआ? अंत में सर आवेशित वस्तुएं मिल गई अपने को दोनों। ये तो प्रारंभिक अवस्था है, ये अंतिम अवस्था है। जोड़ने पर क्या होगा सर? ये आवेश वितरित हो गया, ये आवेश सर जी वितरित हो गया। ये दोनों वस्तुएं कैसी मिल गई सर? आवेशित मिल गई। आपको ध्यान ये रखना, अगर एक छोटी सी बात ध्यान में रखो कि यदि सर यदि समान त्रिज्या वाले गोलों को, चालक गोलों को जोड़ा जाता है, समान त्रिज्या तथा Q1 Q2 आवेश वाले Q1 Q2 आवेश वाले चालक गोलों को जोड़ा जाता है, को संपर्क में लाया जाता है, तो उन पर अंतिम आवेश, उन दोनों पर अंतिम आवेश Q1 प्लस Q2/2 होगा। तो ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, है ना। अगर यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो दोनों पे कितना आ जाएगा बेटा? Q1 प्लस Q2/2। क्लियर है? ये अनावेशित था, ठीक है सर। चलो तीसरा तरीका बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा तरीका कौन सा हो गया बेटा? प्रेरण द्वारा आवेशन। मेथड नंबर 3, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बेटा दो तरीके हैं, प्रेरण से आवेशित करने के बेटा दो तरीके हैं। मेथड 1, देखिए ध्यान से, यहां पे दो गोले दे रखे हैं अपने को सर, दो वस्तुएं दे रखी हैं मतलब, इन्हें आपको आवेशित करना है। दोनों कैसी वस्तुएं सर? अनावेशित वस्तु, दोनों अनावेशित वस्तु हैं। क्या करना है सर? इन्हें आवेशित करना है। दोनों उदासीन है, ऐसा समझ लीजिए, दोनों उदासीन है। अनावेशित या उदासीन एक ही बात है ना।
हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों को पहले संपर्क में लाए सर, और संपर्क में लाने के साथ में इनके पास में हम लोग एक धनावेशित या ऋणावेशित वस्तु लाते हैं। जैसे आप इनके पास में एक धनावेशित वस्तु को लेके आए, इस गोले के पास में, तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर से ऋणावेश यहां पे प्रेरित होगा। यहां पे इस वाली सतह पर क्या आ जाएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। इस वाली सतह पर क्या होगा, आ जाएगा बेटा धनावेशित, इससे धनावेश इससे दूर जाएगा सर। दोनों संपर्क में है, ध्यान रखिएगा, दोनों आपस में संपर्कित है, इनको जोड़कर रखना है, ध्यान रखिए, जोड़कर रखना है इनको, जब आपने जोड़कर रखा, ठीक है। और जैसे चार्ज इस तरह से स्टेबल हुए, आपने ट्रिक कर दी कि सर अब इन दोनों को हटा दो। अब खेल कर दिया आप लोगों ने, क्या सर अब इनको अलग अलग कर दो, बेचारों को बिछड़ा दो, इन दोनों को अब अलग अलग कर दिया, इन दोनों को अब अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दो। दोनों को जब आप अलग करोगे, दोनों गोलों पर बेटा अब एक पर तो ऋणावेश आ जाएगा, एक पर धनावेश आ जाएगा। एक पर कौन सा आवेश आ गया सर, इस पर तो आ गया ऋणावेश, इस पर आ गया बेटा धनावेश। समझ में आई ये बात? तो ये क्या हो गया सर, प्रेरण के द्वारा आवेशन। सर वो छड़ को बिठा दिया, बिल्कुल हटा दिया, उस छड़ को बिठा दिया अपन, ठीक है बेटा। मेथड नंबर सेकंड, हाँ ये देखो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम लोग यार, यहाँ पे रोया पीटी मत चलती रहती है। हाँ मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू में क्या है सर, कि पहले आपने ऐसा किया बेटा, अब की बार दो वस्तुएं नहीं ली आपने, एक ही वस्तु ले ली। एक वस्तु ली आपने, ये एक निरावेशित वस्तु है सर, ये उदासीन वस्तु है सर। अब क्या किया अपन ने सर, इससे संपर्क में लाए एक धनावेशित वस्तु के, ठीक है। मतलब वापस से सर इस पर आवेश प्रेरित होंगे। प्रेरित क्यों हो रहे हैं ये, मुझे कारण बताओ, इसका कारण बता सकता है कोई? अरे भैया, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा ना अपनी तरफ, तो यहां पे नेगेटिव आवेश एक तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव दूर भागेगा, इससे पॉजिटिव दूर भागेगा प्रतिकर्षण के कारण। क्लियर है ये बात? नेगेटिव क्यों आ रहा है यहां पे, नेगेटिव को देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन बेटा आकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पे आकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित हुए एक तरह से, तो इलेक्ट्रॉन इस सतह पर आ जाएंगे, मतलब दूसरी सतह पर जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, धनावेश आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है सर। अब क्या किया आपने, आपने एक ट्रिक लगा दी। अब क्या किया सर, ये जो विपरीत तरफ के आवेश है सर, इनको हटा दो। तो हमने क्या किया सर, विपरीत तरफ के आवेशों को हटाने के लिए भूसंपर्कित कर दिया, विपरीत तरफ के धनावेश को, मतलब इनको धनावेश को हटाने के लिए भूसंपर्कित कर दिया, अर्थिंग कर दी।
भूसंपर्कित करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, अर्थिंग कर दी सर। अर्थिंग कर दी मतलब आपने इधर अर्थ, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग में क्या होता है बेटा, जो एक्सेस चार्ज होता है, अतिरिक्त आवेश है, वो चला जाता है। अतिरिक्त आवेश बेटा चला जाएगा यहां से। मतलब क्या हुआ सर, यहां पे माइनस तो बाउंडेड रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो सर इस धनावेश के कारण, इस धनावेश के कारण बंधित है, इस धनावेश के कारण ये तो बंधित है माइनस वाला, प्लस जो अतिरिक्त आवेश है वो चला जाएगा बेटा। प्लस अतिरिक्त आवेश क्या हो गया बेटा, चला गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, भूसंपर्कन बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब ये प्लस चला गया, अब इसको हटा दो, इस छड़ को भी हटा दिया अपन ने। अब आपने बेटा इस छड़ को भी हटा दिया, तो अंतिम जो गोला मिला अपने को, अंतिम गोला कैसा मिला बेटा, अंतिम गोले के अंदर केवल कौन सा आवेश आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आई ये बात, ये मेथड हो गया आपका। आनंद कुमार, बेटा आनंद कुमार, हाँ कुछ ज्यादा फालतू इधर उधर नहीं हो रहा है आप लोगों का। आनंद कुमार, आनंद कुमार बेटा, चलो होमवर्क डीपीपी संख्या 1 कर लीजिएगा। डीपीपी 1 कर लेनी सभी को, ठीक है। बढ़िया, चलिए बढ़िया है, शानदार। हाँ देखिए आज आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा, धीरे धीरे इस, अब जो आज जो अच्छा लगा है वैसे ही रोज अच्छा लगना चाहिए, ऐसे नहीं परेशान हो जाओ। हाँ चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बढ़िया हो, शानदार हो, जोरदार हो, जबरदस्त हो। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। डीपीपी होमवर्क जरूर करिएगा। हाँ आज नई शुरुआत हुई है 12th की, तो मतलब 12th को बहुत अच्छे से करना है, बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से, इफेक्टिव तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए।